इस पाठ में हम छायावाद और जयशंकर प्रसाद विषय पर चर्चा करेंगे। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप जयशंकर प्रसाद की काव्य यात्रा का परिचय प्राप्त कर सकेंगे। जिन वृत्तियों का विकास छायावाद में हुआ उन्हें जान सकेंगे। प्रसाद की काव्य दृष्टि से परिचित हो सकेंगे और प्रसाद की कविता के शिल्प का परिचय भी प्राप्त कर पाएंगे। रचनाकार अपने परिवेश से बनता भी है और अपने परिवेश को बनाता भी है। कोई भी युग अपने रचनाकारों से ही बनता है। प्रसाद को छायावाद की नींव रखने वाला एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर कहा जा सकता है। छायावाद, जिसका काल 1914 से 1938 तक अर्थात 2 महायुद्धों के बीच का माना जाता है। यह वह समय है जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था। महात्मा गांधी का आगमन हो चुका था। भारत में स्वाधीनता आंदोलन अपने चरम पर था। ईसाई मिशनरी देश भर में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार और भारतीय शिक्षा पद्धति एवं भारतीय धर्म और उसके आडंबरों का खूब दुष्प्रचार कर रही थी। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध के बाद विज्ञान में नए नए आविष्कार हो रहे थे तथा बाजार के लिए द्वितीय विश्व युद्ध का प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा था। छायावादी काव्यधारा को समझने के लिए उस युग के जीवन को भी समझना होगा और उन तत्वों और मूल्यों के स्रोत तथा स्वरूप पर भी विचार करना होगा। कुछ तत्व और मूल्य तो इस युग में ही मिलते हैं, जैसे स्वाधीनता की भावना, राष्ट्र प्रेम, अहिंसा आदि, और कुछ मूल्य परंपरागत हैं। सच तो यह है कि छायावाद हमारी लंबी सांस्कृतिक साहित्यिक परंपरा का प्रबल सर्जनात्मक विस्फोट है। एक ऐसा विस्फोट जिसमें हमारी पूरी परंपरा ही आधुनिक हो जाती है, जिसमें वेद, उपनिषद, बौद्ध चिंतन परंपराएं घुल मिलकर एक नया स्वाद पैदा करती हैं और भास, कालिदास, वाल्मीकि, व्यास अपनी नई उपस्थिति का एहसास कराते हैं। वर्षों के चिंतनात्मक बिंदु अंकित हैं, जिसके भीतर भारत के स्वाधीन मनुष्य ने अपने आत्मबिंब, अपनी आकांक्षाएं, अपनी अवधारणाएं, अपनी मनोभूमिकाएं निर्मित की गई हैं। प्रसाद इतिहास पुराण के भीतर उतरकर उसे मत कर विस्मृत अर्थों को स्मृति संकेतों में जीवंत करते हैं। इसके उद्भव में हमारे सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलनों का गहरा प्रभाव पड़ा। उसमें रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद का स्वर भी था और गांधी का जनजागरण भी। छायावाद आधुनिक हिंदी कविता का स्वाभाविक विकास था, जिसका प्रवाह भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की लोक जागरण परंपरा की शक्ति से आगे बढ़ रहा था। इसलिए छायावाद को विदेशी स्वच्छंदतावाद का अंधानुकरण मानना सही नहीं है। हां, स्वच्छंदतावादी आंदोलन का प्रभाव अवश्य पड़ा। उसका विद्रोह एक ओर तो सामंतवाद, साम्राज्यवाद की शक्तियों के खिलाफ था, तो दूसरी ओर साहित्यिक रूढ़ियों से मुक्ति पाने की चेष्टा थी। यहां हमें यह न भूलना चाहिए कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता है और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। छायावाद का जन्म ऐसे समय में हुआ जब महायुद्धोत्तर अव्यवस्था और नैराश्य ने व्याकुलता उत्पन्न कर दी थी। विदेशी शिक्षा और विदेशी विचारधारा पुराने भारतीय मूल्यों को सायास उखाड़ कर खोखला सिद्ध कर रही थी। हमारी परंपरा में उन्हें ऐसा कुछ भी न दिखा जिस पर हम गर्व कर सकें या जो सहेज कर रखने लायक हो। इसी स्थिति में जयशंकर प्रसाद ने
भारतीय शास्त्र और चिंतन परंपरा का गहराई से मंथन करते हुए उन्होंने छायावाद को हमारी परंपरा का श्रेष्ठ विकास सिद्ध किया। प्रसाद जी ने यथार्थवाद और छायावाद निबंध में पूरी भारतीय परंपरा का अनुसंधान ही छायावाद को लेकर किया। कविता के क्षेत्र में पौराणिक युग की किसी घटना अथवा देश विदेश की सुंदरी के बाह्य वर्णन से भिन्न जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमय अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। रीतिकालीन प्रचलित परंपरा से जिसमें बाह्य वर्णन की प्रधानता थी, इस ढंग की कविताओं में भिन्न प्रकार के भावों की नए ढंग से अभिव्यक्ति हुई। ये नवीन भाव आंतरिक स्पर्श से पुलकित थे। काव्य कला और अन्य निबंध। छायावाद न तो अस्पष्टवाद है, न पलायनवाद, रहस्यवाद या प्रकृतिवाद है, और न कोरा रूपवाद। उसका पूरा बल स्वानुभूति पर है और जयशंकर प्रसाद भी यही मानते हैं। उनके शब्दों में छायावाद भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर करता है। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्य में प्रतीक विधान तथा उपचार की वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषताएं हैं। अपने भीतर से मोती के पानी की तरह आंतर स्पर्श करके भाव समर्पण करने वाली अभिव्यक्ति छाया कांतिमय होती है। स्पष्ट है कि छायावाद द्विवेदी युगीन विषय निष्ठा वर्णन प्रधानता के विपरीत व्यक्तिनिष्ठ और कल्पना प्रधान है। छायावादी कवियों ने स्वानुभूति और प्रणय की अनुभूति को व्यक्त किया। इसके अलावा देश की पराधीनता के कारण राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना, ईसाई मिशनरियों के दुष्प्रचार के कारण वेदों, उपनिषदों तथा अन्य भारतीय संस्कृतियों की महत्ता स्थापित की गई तथा सौंदर्य बोध और प्रकृति का चित्रण भी किया गया। जयशंकर प्रसाद का आगमन इंदु पत्रिका के माध्यम से हुआ। इंदु पत्रिका ने अपनी पहली ही आवृत्ति के साथ एक नई दिशा की ओर संकेत किया, एक नई आवाज को उठाया जो मूलतः रीतिकाल के चमत्कारवाद तथा द्विवेदी काल के नीरस परिष्कारवाद से भिन्न थी और जो परिष्कृत रस और रीति को काव्य और कला का एक मुख्य और मूल गुण मानती थी। इस नए संकेत ने ही आधुनिक कविता अर्थात छायावाद को जन्म दिया। प्रसाद के प्रथम संग्रह चित्राधार 1918 में ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों की कविताएं थी। यह आश्चर्य की बात हो सकती है कि खड़ी बोली के उत्कृष्टतम काव्य का प्रवर्तक पहली बार ब्रजभाषा के कवि के रूप में सामने आया। अपने दूसरे संकलन में जयशंकर प्रसाद ब्रजभाषा त्याग कर शुद्ध खड़ी बोली में आ गए। उनके दूसरे कविता संग्रह कानन कुसुम की कविताओं के शीर्षकों से पता चलता है कि इन कविताओं में भी विनय तथा प्रकृति संबंधी कविताएं हैं। इस संग्रह की कविता नवप्रभात, एक नई चेतना, एक नई धारा, एक नए व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति थी। सीधी सादी लगती यह कविता अपने समय के लिए क्रांतिकारी थी। द्विवेदी युगीन कवियों की नीरसता की सीमा पर परिष्करात्मक काव्य के विरोध में प्रसाद ने रस और माधुर्य आदि की आवाज उठाई। इसमें प्रसाद के व्यक्तित्व की पहली किरण झलकती है और यह नवीन प्रसाद किसी सीमा तक रस और माधुर्य की सृष्टि करता है। जयशंकर प्रसाद में निरंतर छायावादी प्रवृत्तियों का विकास होता रहा जो उनकी रचनाओं में उत्तरोत्तर दिखाई देता है। सन 1915 में प्रसाद प्रेम पथिक लेकर आते हैं, जिसे 8 वर्ष पहले वे ब्रजभाषा में लिख चुके थे। अब इसे खड़ी बोली पद्य के रूप में वापस लाते हैं।
खड़ी बोली के कवि प्रसाद को प्रारंभिक रचनाओं में सबसे विकसित रूप हमें यही मिलता है। प्रेम पथिक में प्रसाद ने प्रेम को एक व्यापक विश्व दर्शन के रूप में प्रतिष्ठित किया है। प्रसाद के अंदर जिज्ञासा और कौतूहल था जिसका समाधान नहीं हो पा रहा था। जो कुछ वो ढूंढ रहे थे उसकी कभी कभी एक झलक सी मिल जाती थी। इसी कारण उनकी पिछली रचनाओं में कई सुंदर उदात्त स्थल मिल जाते हैं, लेकिन प्रेम पथिक में यह उदात्त स्थल काफी विकसित रूप में परिलक्षित हुआ। प्रेम पथिक की हर पंक्ति, उसका हर विचार यह घोषित करता है कि कवि जड़ता से मुक्त हो गया है और अपनी सात्विक कल्पना के पंखों पर बैठकर वह इस धरातल के ऊपर निरुसीय आनंद भूमि में पहुंच गया है। कवि प्रसाद के विकास के जिस काल को हम प्रारंभिक रचना काल कहकर बांधते हैं, उसकी अंतिम सृष्टि झरना नामक गीत संग्रह है। इस संग्रह की रचनाएं काल की दृष्टि से कई वर्षों में बिखरी हुई हैं, लेकिन विकास की दृष्टि से इसे हम प्रेम पथिक के बाद का ही मानते हैं। इन कविताओं की मूल चेतन धारा यौवन की है, लेकिन इस संग्रह का खास महत्व यह है कि इसमें सत और रज का समन्वय है, जिससे आगे चलकर कवि को बहुत काम लेना है। यौवन ने सात्विक दार्शनिकता को मानवीय धरातल पर ला दिया और सात्विक दार्शनिकता ने यौवन विलास और श्रृंगारिकता का उदात्तीकरण कर दिया। झरना के बाद आंसू में प्रसाद अपनी सर्जना शक्ति के साथ हर भावना का पराग समेटे हुए और सारी विविधताओं का समन्वय किए हुए एक प्रौढ़ और एक श्रेष्ठ कवि के रूप में आते हैं। कितनी प्रतिद्वंदी भावनाओं का सामान्यीकरण कवि ने किया होगा, कितने तूफानों को उसने अपने विवेक से थपकी देकर शांत किया होगा, कितने मंद रंगों को उसने चमकाया होगा और कितने तीखे रंगों को उसने गहरा और गंभीर किया होगा, तब कहीं आंसू छलका होगा। आंसू जीवन की गहनतम अनुभूतियों का फल है। प्रौढ़ मन समझ चुका है कि जो विलास और वैभव है वह हमेशा रहेगा नहीं, विछोह होगा ही और विरह भी, आंसू फूट ही पड़ेंगे। आंसू 1925 में प्रकाशित हुआ। आंसू का आरंभ करुण भावनाओं की भूमि पर कुछ बीती बातों के याद आने से होता है। कोई मधुर और रसमय अतीत है जो अब नहीं है। उन्हीं के अभाव में कहता है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। प्रसाद आंसू काव्य में नारी के सौंदर्य का उत्तम चित्रण करते हैं। आंसू में वेदना के साथ ही साथ सौंदर्य एक प्रधान गुण है। यह सौंदर्य नारी का सौंदर्य भी है, कल्पना का भी, विचारों का भी तथा भाषा शैली का भी। आंसू में नारी आलंबन के रूप में है, लेकिन प्रसाद की नायिका रीतिकालीन कवियों की नायिका से भिन्न है। आंसू में प्रसाद का नक्शिक वर्णन देखिए। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। काली आंखों में कितनी यौवन के मद की लाली, मानिक मदिरा से भर दी किसने नीलम की प्याली। अब प्रसाद का एक रति क्रीड़ा का वर्णन देखिए। परिरंभ कुंभ की मदिरा, विश्वास मलय के झोंके, मुखचंद्र चांदनी जल से मैं उठता था मुंह धोके। नारी सौंदर्य और रति क्रीड़ा का वर्णन होने के बाद भी यह रीतिकालीन नक्शिक वर्णन से स्वच्छ और निर्मल है। प्रसाद ने जिस कलात्मक कौशल से शब्दों को सजाया है, उससे सौंदर्य अलौकिक सा परिलक्षित हो रहा है। यही शिल्प छायावादी संस्कार को एक नई भूमि, एक नया लोक प्रदान करता है। आंसू में नारी अपने शुद्ध रूप में भी आती है। अपने जीवन के न जाने कितने अनुभवों से कवि ने आंसू की नारी मूर्ति का निर्माण किया था।
लौकिक दृष्टिकोण से उस नारी में रूप की मादकता है और पुरुष को संज्ञाहीन कर देने वाला आकर्षण है, लेकिन इसके अतिरिक्त उसमें और भी बहुत कुछ है। वह केवल वासना और इंद्रियता का प्रतीक नहीं है, उसके अंदर पावनता का पुण्य आलोक भी है। अपनी निराशा और विषाद के क्षण में कवि उसकी जड़ता की ओर संकेत करता है। वह रूप रूप था केवल, यह हृदय रहा भी उसमें, जड़ता की सब मायाती चैतन्य समझकर मुझ में। आंसू पर उदात्त नारीत्व की छाप है। काव्य की मूल अनुभूति उस नारी से ही प्राप्त प्रेम और विरह की है। काव्य में सौंदर्य वर्णन के लिए जिन प्रतीकों का प्रयोग किया गया है, उसमें भी नारी गुण है। नारी ही जीवन की गहन और महत्वपूर्ण भावनाओं के मूल में है। उसके अभाव और विछोह से जीवन मरुस्थल बन जाता है और असीम वेदना पैदा हो जाती है। उसी के प्रेम में हृदय ऐसा रंग गया है कि वह रंग छुड़ाए नहीं छूटता। नारी के प्रति भावनाओं के उदात्तीकरण से आंसू का दर्शन इतना व्यापक हो सका है। आंसू में आधुनिक बोध और संवेदना की अभिव्यक्ति भी की गई है। आंसू में प्रसाद निजी वेदना को व्यापक रूप देते हुए आंतरिक तनाव को छिपाते नहीं है, वरन प्रेम के उदात्तीकरण का आदर्श उपस्थित करते हैं। प्रसाद की आधुनिकता इसी तनाव में है। वेदना की आह ही आंसू में सब कुछ होती तो हमें यह रोमांटिक भावना की ही कृति जान पड़ती। यह रोमांटिक भावना है, पर उसके साथ लगा लिपटा आधुनिक ढंग का तनाव भी है। प्रसाद के द्वंद्व स्पष्ट हैं, जहां व्यक्तिगत वेदना की तीव्रता भी दिखाई देती है और एक तरह की तटस्थता भी दिखाई देती है। छलना थी तब भी मेरी, उसमें विश्वास घना था, उस माया की छाया में कुछ सच्चा स्वयं बना था। आंसू के बोध और अभिव्यक्ति में आधुनिकता की पहचान करते हुए डॉक्टर रमेश चंद्र शाह ने उसे प्रयोगशीलता का काव्य कहा है। उनका आशय है कि प्रसाद एक तरह की प्रगीतात्मकता और प्रबंधात्मकता में जो नया संबंध बनाते हैं, वह एक तरह की प्रयोगशीलता है। पर हमें ऐसे शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए जो विशिष्ट अर्थ में रूढ़ हो चुके हैं। आंसू का आधुनिक बोध या नयापन उसके रूप में भी है, पर चूंकि प्रयोगशीलता तथा प्रयोगवाद उत्तर छायावाद युग की प्रवृत्ति के साथ जुड़ा है, अतः भ्रम पैदा कर सकता है। कवि ने आरंभिक व्यक्तिगत वेदना को भूलकर अंत में आंसू को विश्व कल्याण की भावना के साथ संपृक्त कर दिया है। आंसू एक स्मृति काव्य है। कवि ने अतीत जीवन की अनुभूतियों को स्मृति के माध्यम से दर्द भरी अभिव्यक्ति दी है। यही कारण है कि आंसू की भावभूमि स्थायी नहीं, विकासशील है। उसमें कवि का अतीत ही नहीं, उसका वर्तमान भी है। इसलिए अंत तक आते आते कवि अपने व्यक्ति जीवन के नैराश्य और अवसाद से ऊपर उठकर अपनी वेदना को करुणा के रूप में, विश्व प्रेम के रूप में रूपांतरित कर देता है। लहर कवि का प्रौढ़तम गीति काव्य है। इस संग्रह की कविताओं में कवि एक प्रौढ़ चिंतनशील कलाकार के रूप में हमारे सामने आता है। उसके होठों पर अब जो प्रौढ़ता की मृदुल और सौम्य मुस्कान है, वह किसी अस्थिरता का, उद्वेग का या उलझन का पता नहीं देती। यद्यपि यह कहना भी गलत होगा कि अब उसमें दुख और निराशा है ही नहीं। कवि को तत्वज्ञानी दार्शनिक से अधिक मानव होना पसंद है। अब अपनी संचित शक्ति से वह उन दुखों और निराशाओं का निराकरण कर लेता है। व्यक्तिगत अनुभूतियां अब स्वभाव से ही व्यापक होकर दार्शनिक तथ्यों की सृष्टि करती हैं। वह महान कलाकार हो चुका है और व्यक्तिगत दुख सुख से ऊपर उठ चुका है। अपने चिंतन के बल से वह व्यापक दीनता और करुणा का श्रृंगार करने की चेष्टा करता है। लहर की पहली ही कविता लहर भी
प्रसाद के भावलोक का संकेत देती है, जिसमें प्रेम, करुणा, स्वच्छंद जीवन की आकांक्षा के लिए खास जगह है, जिसमें उनकी उत्कृष्ट कलात्मकता का भी दर्शन होता है। उठ उठरी लघु लघु लोल लहर, करुणा की नव अंगराई सी, मल्या नील की परछाई सी, इस सूखे तट पर छिटक शहर। उठ उठरी लघु लघु लोल लहर, शीतल कोमल चिरकंपन सी, दुर्ललित हटीले बचपन सी, तू लौट कहां जाती है री, यह खेल खेल ले ठहर ठहर। लहर में आधुनिक बोध भी परिलक्षित होता है। लहर के प्रगीतों में प्रसाद अधिक स्वच्छंद दिखाई देते हैं, पर उनका आधुनिक बोध और संवेदन प्रकट होता है प्रलय की छाया जैसी लंबी कविता में, जिसमें कमला के माध्यम से एक विलक्षण रूप गर्विता का चित्र हमारे सामने आता है। मूल द्वंद्व तो कविता का यही है, सत्ता से टकराने की कोशिश में स्वयं ही टूट जाना। द्वंद्व के इस अनुभव में आधुनिक ढंग का तनाव है। कामायनी प्रसाद का उत्कृष्ट काव्य है। प्रसाद छायावादी काव्य के प्रवर्तक माने जाते हैं, अतः उनके सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कामायनी में छायावादी काव्य के प्रतिनिधि गुण हैं। छायावादी काव्य निराशा और करुणा का काव्य है। कामायनी में भी कवि ने जीवन की घोर विषमता दिखाकर आरंभ में मनु को विषमता जन्य संवेदना से व्यथित दिखाया है। एक विस्मृति का स्तूप अचेत, ज्योति का धुंधला सा प्रतिबिंब और जड़ता की जीवन राशि, सफलता का संकलित विलंब। इस प्रकार मानव जीवन के दुखवाद और उसकी निगूढ़ वेदना की झांकी प्रस्तुत कर कवि ने कामायनी में करुणा और वेदना के स्वर झंकृत किए हैं। छायावाद सौंदर्यवादी काव्य है, पर उसका सौंदर्य स्थूल न होकर सूक्ष्म है। कामायनी में सूक्ष्म सौंदर्य के ऐसे अनेक चित्र मिलेंगे, जिसमें कवि ने बड़ी बारीकी के साथ शब्दों की मनोरम योजना द्वारा पुरुष और स्त्री के शारीरिक सौंदर्य, प्रकृति के मोहक दृश्यों, मानव कर्म सौंदर्य तथा मनुष्य की लज्जा, चिंता, आशा, वासना आदि सूक्ष्म भावनाओं को मनोरम स्वरूप प्रदान किया है। श्रद्धा का रूप सौंदर्य द्रष्टव्य है। कुसुम कानन अंचल में मंद, पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परमाणु पराग शरीर, खड़ा हो ले मधु का आकार। यह सौंदर्य ही वह झांकी है जिसमें रमणीयता, भव्यता और दिव्यता के अतिरिक्त मानव हृदय को विमुग्ध बना देने की पूर्ण सामग्री है। छायावादी कवि की सौंदर्य दृष्टि जगत के अंग अंग में व्याप्त सौंदर्य का साक्षात्कार कराती है। छायावादी कवि परोक्ष सत्ता के दर्शन कराता है और अपने काव्य में उसके प्रति आकुलता व्यक्त करता है। यह एक प्रकार की रहस्यवादी मनोदशा है। कामायनी में रहस्यवाद के सभी रूप तो नहीं मिलते, परंतु वह स्वरूप अवश्य मिलता है जिसमें ईश्वरीय विभूतियों को देखकर चकित होने और जिज्ञासा को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया गया है। महानील उस परम व्योम में, अंतरिक्ष में ज्योतिर्मान, ग्रह नक्षत्र और विद्युत कण किसका करते हैं संधान। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार छायावादी काव्य द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता और नीतिमत्ता के विरुद्ध विद्रोह का काव्य था। अतः छायावाद में न तो सुधारवादिता का राग है, न इतिवृत्तात्मकता का। इनके स्थान पर उसमें भावुकता और छाया चित्रों से रंजित मानव जीवन की संवेदना के चित्र हैं। अब पुरुष और नारी के प्रति कवि का दृष्टिकोण बदल गया है। यही कारण है कि अब काव्य में मानव जीवन के अत्यंत स्वाभाविक चित्र प्रस्तुत किए जाते हैं। कामायनी के मनु आदर्श नायक न होकर विलास प्रिय है और श्रद्धा उनके सुख दुख में हाथ बटाने वाली चिर प्रेयसी उसमें मानवता है और पुरुष को सन्मार्ग पर ले चलने की क्षमता। नारी तुम केवल श्रद्धा हो,
विश्वास रजत नग पगतल बे, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। छायावादी कवियों की प्रमुख विशेषता है प्रकृति के प्रति उदार दृष्टि, जिसके लिए वे अंग्रेजी रोमांटिक कवियों के ऋणी हैं। यद्यपि प्रकृति में चेतनता का आरोप हमारे यहां नई बात न थी, फिर भी छायावादी कवियों ने नए सिरे से प्रकृति को एक रमणी के रूप में देखा और उसमें एक स्पंदित एवं संवेदनापूर्ण हृदय की खोज की। प्रसाद ने प्रकृति को सुंदर मनोव्याप्ति से युक्त करके उसके साथ पूर्ण तादात्म्य भी स्थापित कर लिया। कामायनी की रचना के समय देश में घोर निराशा छाई हुई थी, अतः इस निराशावादिता का प्रतिबिंबित होना कामायनी में भी स्वाभाविक है। प्रारंभ में ही मनु को कष्ट उठाने पड़ते हैं और मनु के हृदय में घोर निराशा अपना स्थान बना लेती है। यही कारण है कि मनु जीवन में निराशा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं देखते हैं। किंतु जीवन कितना निरुपाय लिया है देख नहीं संदेह, निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित गेय है। इसी निराशा के कारण मनु जीवन भर भटकते रहते हैं। सारांश यह है कि विषय वस्तु की दृष्टि से कामायनी में छायावाद के सभी गुण मिलते हैं, क्योंकि उसमें करुणा, निराशा, सौंदर्य दृष्टि, प्रकृति प्रेम, नारी की महत्ता, नीति विद्रोह और परोक्ष सत्ता के प्रति आकुलता आदि छायावादी काव्य के सभी तत्व मिलते हैं। प्रसाद ने सबसे अधिक बल अभिव्यक्ति पर दिया। उनकी सुख दुख संबंधी स्वानुभूति के दर्शन हमें चिंता तथा आशा सर्ग में मनु के द्वारा वर्णित जीवन की विषमता के चित्रण में तथा श्रद्धा के आशापूर्ण संदेश में मिलते हैं। अन्यत्र भी जहां कवि को अवसर मिलता है, उसने व्यक्तिगत भावनाओं को अभिव्यक्ति दी है। जब चर्चा छायावाद और जयशंकर प्रसाद पर की जा रही हो, तो ऐसे में छायावाद, रहस्यवाद जैसे विषयों पर प्रसाद के लिखे निबंध व उन निबंधों में प्रतिपादित मान्यताओं को नजरअंदाज करना बेमानी ही होगा। अपने निबंध रहस्यवाद में प्रसाद ने रहस्यवाद को भारतीय मानववादी अद्वैत विचारधारा का स्वरूप माना। उन्होंने यह प्रतिपादित किया कि भारतीय रहस्यवाद सेमेटिक धर्म भावना से नहीं आया, बल्कि यह स्वयं भारत की मिट्टी से ही उपजा है और इसका आदि स्रोत वेद है। इस संबंध में उन्होंने बहुत जोर देकर कहा कि रहस्यवाद ही स्वाभाविक काव्य है, रहस्यवाद से इतर काव्य अस्वाभाविक है। इसके लिए प्रसाद ने यह तर्क दिया कि मन संकल्पात्मक और विकल्पात्मक है। विकल्प विचार की परीक्षा करता है, तर्क वितर्क द्वारा श्रेय की प्रतिष्ठा करता है और संकल्प अनुभूति द्वारा सत्य श्रेय को ग्रहण कर लेता है। काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है, जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमयी श्रेय रचनात्मक ज्ञान धारा है। विश्लेषणात्मक तर्कों से और विकल्प के आरोप से मिलन न होने के कारण आत्मा की मनन क्रिया जो वांगमय रूप में अभिव्यक्त होती है, वह निसंदेह प्राणमयी और सत्य के उभय लक्षण, प्रेय और श्रेय दोनों से परिपूर्ण होती है। आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति का स्वरूप रहस्यवादी कविताओं में ही लक्षित होता है, क्योंकि रहस्यवाद का संबंध उस अद्वैत आनंदवाद से है जो अहम और इदम को विभक्त करके नहीं, वरन एक करके देखता है। वर्तमान हिंदी में इस अद्वैत रहस्यवाद की सौंदर्यमयी व्यंजना होने लगी है। वह साहित्य में रहस्यवाद का स्वाभाविक विकास है। इसमें अपरोक्ष अनुभूति, समरसता तथा प्राकृतिक सौंदर्य के द्वारा
अहम का इदम से समन्वय करने का सुंदर प्रयत्न है। हां, विरह भी युग की वेदना के अनुकूल मिलन का साधन बनकर इसमें सम्मिलित है। प्रसाद, काव्यकला और अन्य निबंध। प्रसाद ने रहस्यवादी काव्यधारा के विकास की समुचित व्याख्या की है। दूसरी ओर यह दिखाया है कि विकल्पात्मक विवेकवाद भी दर्शन में धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ और साहित्य को प्रभावित किया। इस प्रकार का साहित्य निर्मित होने लगा जिसमें आनंद के स्थान पर दुख की प्रतिष्ठा हुई। विश्व को अखंड चेतना से अलग मानकर उसे माया और मिथ्या माना गया तथा यहां के दुखों से छुटकारा पाने के लिए भगवान की शरण ली गई। इस प्रकार अनात्मवादी या दुखवादी धाराएं बुद्धिवाद के आधार पर नए नए दर्शन की स्थापना करने लगी। यथार्थवाद और छायावाद में प्रसाद ने यथार्थवाद, आदर्शवाद और छायावाद की व्याख्याएं प्रस्तुत की हैं। वे भारतेंदु काल से प्रारंभ होने वाली वेदनावादी कविता को यथार्थवादी कहते हैं। यथार्थवाद की विशेषताओं में प्रधान है लघुता की ओर दृष्टिपात। यथार्थवाद की संक्षिप्त व्याख्या के बाद प्रसाद छायावाद पर ध्यान केंद्रित करते हैं। प्रसाद की दृष्टि में साहित्य की आवश्यकता की पूर्ति हिंदी में छायावाद ने की। वह लघुत्व, यथार्थवाद और महत्व, आदर्शवाद दोनों सीमांतों के बीच की वस्तु है। कविता के क्षेत्र में पौराणिक युग की किसी घटना अथवा देश विदेश की सुंदरी के बाह्य वर्णन से भिन्न जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। प्रसाद ने बड़े संक्षेप में छायावाद के अंतःपक्ष और बहिपक्ष की सुंदर व्याख्या की है। छायावाद छाया शब्द से बना है। छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर करती है। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की निवृत्ति छायावाद की विशेषताएं हैं।